Okay, so let's start FRS part now. हाँ, बीआरडी हमने डिस्कशन कर लिया है। बीआरडी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे, डाउट्स थे, वो क्लियर हो चुका है। नाउ फाइनली हम लोग इस स्टेज तक पहुंच चुके हैं कि एक कंप्लीट फंक्शनल रिक्वायरमेंट को नोट डाउन किया जा सके और इसके बेसिस पे आगे डेवलपमेंट प्लान किया जा सके। ठीक है। सो बीआरडी में जो ओवरऑल स्कोप है ना, वो हमने लिस्ट आउट कर दिया है यहाँ पे, और एक एक करके समझ लेते हैं। सो प्रोसेस मेरा स्टार्ट हो रहा है कहाँ से? हायरिंग एंड ऑनबोर्डिंग से। सो हायरिंग ऑनबोर्डिंग में क्या बताया गया? डिपार्टमेंट मैनेजर विल इनिशिएट द हायरिंग रिक्वेस्ट वाया द सिस्टम एंड देयर इज ए न्यू पोजीशन और रिप्लेसमेंट नीडेड। जब भी ऐसा होता है तो डिपार्टमेंट मैनेजर विल रेज अ रिक्वेस्ट। प्रोसेस क्या होने वाला है? डिपार्टमेंट मैनेजर सबमिट द हायरिंग रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट में क्या होगा? जॉब रोल, क्वालिफिकेशन, बजट एंड जस्टिफिकेशन। ठीक है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए फॉर्म में। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। फॉर्म इतना क्लीन बनाना है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखना चाहिए कि यस दिस इज़ द रोल फॉर विच हायरिंग इज़ टू बी डन। क्वालिफिकेशन क्या होना है, क्या बजट कहाँ से आएगा, कहाँ से बजट कंज्यूम होगा, एंड प्रॉपर जस्टिफिकेशन। ठीक है, ये रिक्वेस्ट पहुंच जाएगा एचआर के पास। एचआर विल रिव्यू इट एंड एचआर सिंपली रिव्यू करने के बाद फाइनेंस को रूट कर देगा इस रिक्वेस्ट को। ठीक है ना। सो इस पर्टिकुलर प्रोसेस में दो एक्टर्स इन्वॉल्व हैं हमारे। एक आपका डिपार्टमेंट का हेड, डिपार्टमेंट मैनेजर, और दूसरा कौन सा है? मेरा एचआर। फाइनल अथॉरिटी कौन होना है? एचआर डायरेक्टर को। इनको ही फाइनल अप्रूवल देना है। ठीक है, एचआर डायरेक्टर के पास वो अथॉरिटी है, वो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। सो फर्स्ट प्रोसेस हायरिंग रिक्वेस्ट। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? बजट अप्रूवल फॉर हायरिंग। बजट अप्रूवल फॉर हायरिंग का प्रोसेस क्या होना है? सो हमने क्या डिस्कशन किया कि एचआर रिव्यू करेगा रिक्वेस्ट को और फाइनेंस को भेज देगा बजट अप्रूवल के लिए। फाइनेंस चेक करेगा अपना सैलरी बैंड, जो भी कंपनी में पॉलिसीज़ बने हुए हैं, अलग अलग बैंड्स बने हुए हैं, अलग अलग ग्रेड बने हुए हैं, अलग अलग ग्रेड पे अलग अलग सैलरी का स्ट्रक्चर बना हुए हैं। फाइनेंस को ये सब कुछ चेक कर लेना है, अवेलेबल फंड्स को चेक करना है, और फाइनली या तो उसको अप्रूव कर दे या रिजेक्ट कर दे। तो ये प्रोसेस जो हम लोग बनाएंगे, इस प्रोसेस में दो एक्टर्स हो गए। एचआर फाइनेंस को भेज रहा है और फाइनेंस फाइनली वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर रहा है। सो दो प्रोसेस बिल्कुल क्लियर है हमारा। हायरिंग रिक्वेस्ट हमें रेज करना है और सेम रिक्वेस्ट बजट अप्रूवल के लिए जाएगा। और ओवरऑल तीन एक्टर होने वाले हैं यहाँ पे, डिपार्टमेंट हेड, एचआर एंड फाइनेंस। ठीक है। ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में क्या होना है? सो एचआर एम्प्लॉय का प्रोफाइल क्रिएट करेगा सिस्टम में। यदि एक बार फाइनल हो गया किसको हायर करना है, तो उसका पूरा डिटेल एंटर करके सिस्टम में एक एम्प्लॉय का प्रोफाइल क्रिएट कर देगा। जैसे ही न्यू प्रोफाइल क्रिएट होता है, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा? सिस्टम ऑटोमेटिकली कई सारे टास्क क्रिएट करेगा, जैसे डॉक्यूमेंट सबमिशन का टास्क, बैकग्राउंड चेक का टास्क, सिस्टम एक्सेस का, ओरिएंटेशन शेड्यूलिंग का। और ये एक एक टास्क के लिए अलग अलग लोग ऑफ कोर्स नॉमिनेटेड है। ठीक है। आईटी डिपार्टमेंट सेटअप सिस्टम एक्सेस, ईमेल एंड एनी रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर फॉर द न्यू एम्प्लॉय। अब जो भी एजेंसी बैकग्राउंड चेक के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस एजेंसी को नोटिफिकेशन मिलना चाहिए, या उस एजेंसी को ये टास्क दिखना चाहिए कि यू हैव गॉट अ न्यू टास्क टू डू। सिमिलरली सिस्टम को यदि एक्सेस देना है, तो जो भी डिपार्टमेंट जिनका काम है सिस्टम एक्सेस देना, वो डिपार्टमेंट के ट्रे में एक एक काम दिखना चाहिए कि एक न्यू हायरिंग हुई है और इस एम्प्लॉय को आपको सिस्टम का एक्सेस देना है। ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि द मोमेंट प्रोफाइल इज क्रिएटेड, एम्प्लॉय प्रोफाइल के बेस पे कई सारे और भी एक्टिविटीज़ हैं जो होने हैं, और वो एक्टिविटी ज़रूरी नहीं है कि एचआर खुद करेगा। ठीक है। सो अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं और उस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने वाले अलग अलग लोग हैं। तो हमें सिस्टम ऐसा बना के देना पड़ेगा कि प्रोफाइल क्रिएट हो तो ये सारे के सारे टास्क क्रिएट हो जाएं, और जो भी टास्क को कंप्लीट करने वाले हैं उनके ट्रे में वो टास्क दिखना चाहिए। फिर जब भी वो अपने टास्क को कंप्लीट करेंगे तो वो मार्क करेंगे सिस्टम में कि यस हमने
बैकग्राउंड चेक करवा लिया है, सिस्टम का एक्सेस दे दिया गया है, ओरिएंटेशन शेड्यूल हो चुका है, ओरिएंटेशन कंप्लीट हो चुका है, वगैरह वगैरह। सो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में भी कोई डाउट नहीं है। एचआर डिपार्टमेंट इसका एक्टर होना है, आईटी डिपार्टमेंट एक्टर होगा। और अगेन ये डिपार्टमेंट है, एचआर में भी अलग अलग लोग हो सकते हैं जो एक्टिविटीज़ को करने के लिए अलग अलग लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो उनके ट्रे में दिखाना है। प्रोफाइल मैनेजमेंट हमने क्या डिस्कशन किया? HRMS, दिस HRMS एप्लीकेशन विल अलाउ बोथ HR एज वेल एज एम्प्लॉई, और एम्प्लॉई को रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस मिलना है एम्प्लॉई प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए, ठीक है। सो HR विल हैव द फुल एक्सेस टू अपडेट और मॉडिफाई एनी पार्ट ऑफ द डेटा ऑफ एम्प्लॉई, वो रोल चेंज रिलेटेड हो या सैलरी रिलेटेड कोई भी चेंज हो। बट एम्प्लॉइज़ को जो नॉन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है बस उसका ही एक्सेस दिया जाएगा उसको चेंज करने के लिए। तो इस FRS को आप लोग पूरा रिव्यू करो, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। ये सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये समझना है, अभी तक जो भी देख रहे हैं कि लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म हो रहे हैं, है ना, लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म होने हैं, जैसे कि हायरिंग, रिक्वेस्ट। दूसरा एक्टिविटी क्या है? बजट अप्रूवल, ठीक है। तीसरा प्रोसेस क्या है? ऑनबोर्डिंग। सो एज ए प्रोग्रामर, एज ए डेवलपर, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है कि हायरिंग रिक्वेस्ट बनाना है, बजट अप्रूवल बनाना है, ऑनबोर्डिंग बनाना है। हमें लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ बनाने हैं और सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी देना है कि जो एक्टिविटीज़ है ये एक्टिविटीज़ को कौन परफॉर्म करेगा, ठीक है। हमें सिस्टम बना के देना है, हमें फॉर्म बना के देना है। ये सिस्टम को जो यूज करेंगे वो डिसाइड करेंगे कि पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ को HR करेगा या IT करेगा। हमारे लिए तो बस एक इनपुट फील्ड दे देंगे, उसमें HR लिख दोगे तो HR इस टास्क को परफॉर्म करेगा, IT लिख दोगे तो IT डिपार्टमेंट के लोग उस टास्क को परफॉर्म करेंगे। सो दो चीज़ को फोकस करना है, एक तो सॉफ्टवेयर हम लोग बनाएंगे और दूसरा जो सॉफ्टवेयर बन जाएगा ना तो कॉन्फ़िगरेशन करना है सॉफ्टवेयर में इस FRS के बेसिस पे। तो इस डॉक्यूमेंट को पढ़ के यहाँ से आपको दो इनपुट लेना है। पहला कि हमें सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्लेक्सिबल बनाना है और सॉफ्टवेयर बनाते समय हमें कहीं पे डिपार्टमेंट हेड या HR को फिक्स नहीं कर देना है कि हायरिंग रिक्वेस्ट करके हमने एक फॉर्म बना लिया और फिक्स कर दिया कि ये हमेशा डिपार्टमेंट हेड ही रिक्वेस्ट को रेज करेंगे और HR ही अप्रूव करेगा। ना, हम लोग ऐसा नहीं बनाएंगे। हम लोग ऑफकोर्स एक फॉर्म बनाएंगे, लेकिन इस फॉर्म को अप्रूव कौन करेगा, इस फॉर्म का रिक्वेस्ट कौन रेज करेगा, ये सारे के सारे ओपन होंगे। हम लोग कहीं बैकएंड से या कोई कॉन्फ़िगरेशन पेज से हम लोग इसको हैंडल करेंगे। तो एक बार जब सॉफ्टवेयर बन जाएगा, सॉफ्टवेयर बनने के बाद ऑफ कोर्स इस FRS में जो रूल्स लिखे हैं इस रूल के हिसाब से हम लोग कॉन्फ़िगर करके दे देंगे। लेकिन फ्यूचर में कभी चेंज होता है, मे बी 2-3 साल बाद इनकी पॉलिसी चेंज होती है कि नहीं, हायरिंग रिक्वेस्ट डिपार्टमेंट हेड नहीं करेगा बल्कि HR खुद करेगा, तो हम लोग सिंपली कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, वो चेंजेस कर देंगे और सिस्टम नए फ्लो के हिसाब से वर्क करना स्टार्ट कर देगा। तो कहीं कुछ भी हार्ड कोड करके नहीं देना है ना, ये जरूर ध्यान में रखना है। सो हमें लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ डेवलप करने हैं और रूल्स बनाने हैं और सेट करना है कि कौन से रोल में क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म होना है और वो रोल कौन से एम्प्लॉय को दिया जाएगा, ठीक है। ओके, एम्प्लॉय ट्रांसफ़र में क्या सेम चीज़ अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे BRD फॉलोअप में भी। सो एम्प्लॉय सबमिट ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट थ्रू द सिस्टम, और ऐसा भी हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन खुद भी ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट को सबमिट कर सकता है या ट्रांसफ़र कर सकता है। एक बार जब ये सिस्टम में ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट चला गया, देन सिस्टम विल फॉरवर्ड दिस रिक्वेस्ट टू
टू डिपार्टमेंट्स, एक करंट डिपार्टमेंट को, दूसरा रिसीविंग डिपार्टमेंट को, एंड बोथ द डिपार्टमेंट हेड हैज़ टू रिव्यू एंड अप्रूव। और एक बार अप्रूवल हो गया, देन फाइनली एचआर हैज़ टू सी दी ओवरऑल सिचुएशन कि चलो रिक्वेस्ट रेज किया गया था और दोनों ने अप्रूव कर दिया है, सो एचआर भी इसको अप्रूव करके ट्रांसफ़र को इनिशिएट कर देगा, ट्रांसफ़र कर देगा इनफैक्ट। और जब जैसे ट्रांसफ़र होगा तो ट्रांसफ़र होने के बाद उस एम्प्लॉय के प्रोफाइल में जो जो चेंजेस होने हैं, ठीक है, वो सारे के सारे चेंजेस सिस्टम में ऑटोमेटिक हो जाएंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। सो ट्रांसफ़र इज़ वन एक्शन, ठीक है। और ट्रांसफ़र एक्शन जब होगा तो ट्रांसफ़र एक्शन होने से एम्प्लॉय के प्रोफाइल में क्या क्या चेंजेस होते हैं ये हमें फिक्स नहीं करना है ना। ये कहीं पे हम लोग प्रोग्राम में फिक्स नहीं करेंगे, सेट नहीं कर देंगे। हमें सिस्टम ऐसा बनाना है कि इस सॉफ्टवेयर में ही हम लोग सेट कर पाएं कि ट्रांसफ़र इज वन एक्शन, सो द नेम ऑफ एक्शन इज ट्रांसफ़र। और जब भी ये एक्शन परफॉर्म होगा तो क्या क्या होना है, सो उसका जॉब रोल चेंज होना है, और क्या होना है, पोस्टिंग लोकेशन चेंज होना है, ठीक है। और क्या होना है, मे भी उनको कुछ अलाउंसेस दिया जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए 3 चीज़ को ही समझते हैं। सो ट्रांसफ़र इज वन एक्शन, इट इज एक्शन। और जब भी एक्शन परफॉर्म होगा, सो दीज आर दी एक्टिविटीज जो परफॉर्म होने हैं। हमें सिस्टम ऐसा बनाना है कि हम लोग एंटर कर सके कि एक्शन नेम ट्रांसफ़र एंड एक्टिविटीज नेम दीज आर दी एक्टिविटीज। तो जैसे ही ट्रांसफ़र कोई दी करता है सिस्टम में, एचआर फाइनली अप्रूव कर दिया और ट्रांसफ़र लेट से हाइपोथेटिकली सोचो कि ऐसा कुछ बटन होना है जहाँ पे ट्रांसफ़र बटन को क्लिक किया कोई, सो जैसे ट्रांसफ़र बटन को क्लिक करेगा इमीडिएट ये तीनों फॉर्म खुल के आने चाहिए कि यूं ही आप ट्रांसफ़र बटन क्लिक कर दोगे ट्रांसफ़र हो जाएगा, ऐसा नहीं है भाई। आपके सिस्टम में रूल लगा हुआ है कि जब ट्रांसफ़र होगा तो ये 3 प्रकार के एक्टिविटीज़ परफॉर्म होने हैं। सो इफ़ यू आर क्लिकिंग दिस ट्रांसफ़र बटन, मतलब नाउ यू टेल मी कि व्हाट इज़ द न्यू जॉब रोल, यू टेल मी व्हाट इज़ द न्यू पोस्टिंग लोकेशन, यू टेल मी कि अलाउंसेस में क्या चेंज हो रहा है। और किसी को आप छोड़ नहीं सकते हो क्योंकि ये कंपनी की पॉलिसी है। सो जैसे ट्रांसफ़र करके एक एक्शन है, उस ट्रांसफ़र एक्शन में लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म होते हैं, उसी प्रकार से हमें प्रमोशन भी एक एक्शन है, ठीक है, डिमोशन भी एक एक्शन है। तो प्रमोशन एक्शन पे क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म होंगे, डिमोशन एक्शंस पे क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म होंगे, ये सारे के सारे हमें कहीं न कहीं सॉफ्टवेयर में कॉन्फ़िगर करके रखना है। व्हेन आई एम सेइंग कॉन्फ़िगरेशन करके रखना है, मतलब कहीं पे भी प्रोग्रामिंग में कहीं पे हार्ड कोड नहीं कर देना, क्योंकि जैसे आप हार्ड कोड कर देंगे ना तो कुछ दिन तो सिस्टम ठीक चल जाएगा, लेकिन जैसे ही कंपनी की पॉलिसी चेंज होती है, कुछ रूल रेगुलेशन चेंज होता है, तो आपका सॉफ्टवेयर वहीं पे टाइम फिक्स हो जाएगा, वर्क नहीं करेगी। सो फुल्ली कॉन्फ़िगरेबल बनाना है। और इससे एक और फ़ायदा होगा कि हम लोग सिर्फ करंट कस्टमर, करंट क्लाइंट को ही टारगेट ना करके सेम एप्लीकेशन को कहीं दूसरी जगह भी आप दे सकते हो। तो आपने प्रोविज़न दिया है, कोई दूसरा कस्टमर, दूसरा क्लाइंट मिला है, उसकी पॉलिसीज़ को आप सेट कर दो, सिस्टम विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक द न्यू पॉलिसीज़। सो प्रमोशन, डिमोशन, सैलरी डेजिग्नेशन चेंजेस सब कुछ लिस्ट आउट कर दिया गया है, ठीक है। ये बीआरडी फॉलोअप और एफआरएस के डिस्कशन से यदि आपको थोड़ा ओवरऑल आइडिया लग गया है कि हम लोग क्या करने वाले हैं, है ना, तो गुड टू गो है। क्योंकि पूरा का पूरा रिक्वायरमेंट वन गो में समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मॉड्यूल वाइज ब्रेक कर लेते हैं इसको, है ना। एक मॉड्यूल यदि आपको अच्छा से समझ में आ गया है तो हम लोग उसी मॉड्यूल को टारगेट करते हैं, पहले उस मॉड्यूल को बिल्कुल स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा कंप्लीट करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल को टारगेट कर लेंगे।
क्योंकि ऐसे छोटे छोटे मॉड्यूल बना बना के ही पूरा एप्लीकेशन हम लोग बना पाएंगे, है ना। तो अभी के लिए हम लोग फोकस करते हैं, ये हायरिंग एंड ऑनबोर्डिंग प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, और एम्प्लॉय का जो एम्प्लॉय डेटा मैनेजमेंट वाला पार्ट है, एम्प्लॉय प्रोफाइल मैनेजमेंट वाला पार्ट है ना, बस इतना ही करते हैं। तो पूरा बड़ा सा स्कोप को छोटा स्कोप में लेके आ जाते हैं कि अब हमें सॉफ्टवेयर ही ऐसा बनाना है जहाँ पे ये हायरिंग ऑनबोर्डिंग प्रोसेस हो सके, और उसके बाद एम्प्लॉय का जो डेटा है ना बस उसको मेंटेन कर सके, बस इतना ही बनाना है। जब इतना बन जाएगा तो फिर इसके आगे के प्रोसेस को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ओके, और क्या क्या समझ में आ रहा है इस एफआरएस को रिव्यू करने के बाद। अब हायरिंग करेंगे, यहाँ पे लिख रहा है कि वेन एवर देयर इज ए न्यू पोजीशन, थोड़ा कलर चेंज करते हैं इसका। ओके, सो वेन एवर देयर इज ए न्यू पोजीशन, इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी पोजीशंस है ना, ये हमें कहीं कहीं सेट करके रखना पड़ेगा, ठीक है। हमें तो पहले ऑर्गेनाइजेशन, हायरिंग तो करेंगे बहुत बाद में, यस करेक्ट, हायरिंग करेंगे बाद में, पहले तो हमें कंपनी बनाना पड़ेगा, है ना। हमें पहले सेट करना पड़ेगा कंपनी का नाम क्या है। सॉफ्टवेयर जो हम लोग बनाने वाले हैं वो सॉफ्टवेयर हम लोग सेट करेंगे कि कंपनी का क्या नाम है, इसका एड्रेस क्या है, इसका जीएसटी नंबर, टैक्स नंबर क्या है, इसका वेबसाइट का क्या नाम है, इसका लोगो वगैरह है तो लोगो मुझे बताओ, कॉन्टैक्ट डिटेल है तो वो मुझे बताओ। तो सबसे पहले हमें क्या सेट करना पड़ेगा, हमें सेट करना पड़ेगा पहले कंपनी, ठीक है। जब कंपनी बन जाएगी तब जाके मुझे इस कंपनी का प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। जब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इसका बन जाएगा तब जाके हम लोग उस स्ट्रक्चर पे लोगों का हायरिंग स्टार्ट करेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, मैं थोड़ा इसको नीचे ब्रीफ करता हूँ आप लोग को। जैसे आपने कंपनी तैयार कर लिया, ठीक है, कंपनी रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन है आपने, आपके पास आ गया, कंपनी का नेम क्या है वो आपको पता चल चुका है, एड्रेस क्या है, वेबसाइट क्या है, लोगो क्या है, टैक्स नंबर क्या है ना, पैन नंबर क्या है, ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल हो गया। उसके बाद अब जो कंपनी बनाना, इस कंपनी का मुझे प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। सो एक टिपिकल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, तो ऑन द टॉप देयर में बी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। Now of course there will be one CEO और MD जो रिपोर्ट कर रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, है ना। CEO के अंदर में कई सारे और भी डिपार्टमेंट होंगे, मे बी एक HR डिपार्टमेंट है, ओके, देयर मे बी वन फाइनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है, IT डिपार्टमेंट हो सकता है, इसके सेल्स डिपार्टमेंट हो सकते हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे CEO को रिपोर्ट कर रहे होंगे, ठीक है। अब HR डिपार्टमेंट में भी आप देखेंगे तो हो सकता है कि एक HR हेड होंगे, या डायरेक्टर HR बोल देते हैं, डायरेक्टर HR, ये HR हेड। HR हेड के अंदर हो सकता है कि मे बी जनरल मैनेजर हो, एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, GM HR, ठीक है, अगेन GM HR। सो कंपनी क्या डिसाइड किया है कि एक HR डायरेक्टर होगा और उसके अंदर 3 GM HR होंगे, ठीक है। और हर GM HR के अंदर में
हो सकता है कि 2 AMHR हो, ठीक है। AM सही नहीं लग रहा है, AGM लिखता हूँ, AGM है ना, AGM HR। और एक AGM HR के अंदर हो सकता है कि कुछ मैनेजर्स हों, मैनेजर 1, मैनेजर 2, मैनेजर 3। तो आप देख रहे हो क्या ना कि इस प्रकार से एक टिपिकल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तैयार हो सकता है। अब ये सारे पोजीशंस है ना, ये सारे के सारे पोजीशंस पे हमें हायरिंग करना है ना। तो ऑफ कोर्स AGM वाले जो पोजीशन है यहाँ पे कोई पर्सन की हायरिंग होगी, पर्सन 1 की, मे बी मैनेजर 3 के जगह पे कोई पर्सन की हायरिंग होगी। तो ये पर्सन्स का ना सीन बहुत बाद में आएगा, हमें तो पहले ये पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना है। और ऑर्गेनाइजेशन सेटअप में अच्छा ऐसा भी हो सकता है, एक और चीज़ बताता हूँ। अब जैसे सेल्स डिपार्टमेंट आपने यहाँ पे लिखा है, ऐसा भी हो सकता है कि ये बोलते हैं यहाँ पे ना कॉर्पोरेट सेल, कॉर्पोरेट सेल, ठीक है, जो CEO को रिपोर्ट करेंगे। और कॉर्पोरेट सेल के अंदर में भी ऐसा हो सकता है कि यू नो सेल्स डिपार्टमेंट फॉर स्टेट 1 एंड अगेन सेल्स डिपार्टमेंट फॉर स्टेट 2। लेट्स स्टेट 1 इज हरियाणा और स्टेट 2 में भी पंजाब। तो इनका ऐसा स्ट्रक्चर है कि जो सेल्स का डिपार्टमेंट होगा ना वो स्टेट वाइज अलग अलग होगा। सो इफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज फंक्शनिंग और इट्स वर्किंग इनटू डिफरेंट स्टेट, तो दोनों स्टेट के लिए अलग अलग सेल्स का डिपार्टमेंट है। और इस सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर अलग सेल्स हेड होंगे और उनके अंदर कई सारे एम्प्लॉयज़ होंगे। सेल्स डिपार्टमेंट स्टेट 2 के लिए वहाँ भी सेल हेड कोई और होंगे, सेल्स हेड कोई और होंगे, उनके अंदर में कई सारे एम्प्लॉयज़ होंगे और ये दोनों हेड रिपोर्ट कर रहे होंगे कॉर्पोरेट सेल को। सो ऑल टुगेदर मैं ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ना कुछ इस प्रकार का दिखेगा। तो हमें तो पहले अपने सॉफ्टवेयर में ना ये स्ट्रक्चर बनाने का प्रोविजन देना पड़ेगा ताकि क्लाइंट अपने हिसाब से स्ट्रक्चर को सेट कर सके और इस स्ट्रक्चर के हिसाब से फिर हायरिंग हो सके। अब ये जितने भी स्ट्रक्चर सेट हुए ना सब मुझे बताना पड़ेगा कि GM HR यदि है तो GM HR की हायरिंग की क्या पॉलिसी है, क्या क्वालिफिकेशन है नीडेड होता है, कितना ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस नीडेड होता है GM HR के लिए। IT हेड यदि कोई हैं तो IT हेड के लिए क्या ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग तैयार क्या करेंगे, हम लोग पहले कंपनी बनाएंगे। कंपनी बनाने के बाद हम लोग ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। जब ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा तो उस पर हम लोग हायरिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ऑफ कोर्स ये पूरे स्ट्रक्चर में ही हायरिंग कहीं न कहीं हमें लाके सेट करना होगा। सो इस हिसाब से भी हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना तो ये काफ़ी स्केलेबल होगा और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लाइंट्स को हम लोग हैंडल कर पाएंगे और एज ए प्रोडक्ट इसको चला पाएंगे, ठीक है। सो ये मैं अटैच कर देता हूँ इस डॉक्यूमेंट का लिंक, एक बार आप लोग इसको रिव्यू करो। यही हमारा स्कोप होने वाला है, इसी को हम डेवलप करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़ा और भी बेनिफिट्स को समझेंगे कि उनके यहाँ करंट प्रोसेस क्या चल रहा है और हम लोग क्या बना के देने वाले हैं, छोटा डिस्कशन करेंगे या फिर डायरेक्ट हम लोग मूव करेंगे आप टेक्निकल स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट की ओर। टेक्निकल पार्ट को समझते हैं, फिर अपना टेक स्टैक को फाइनल करेंगे और टेक्नोलॉजीज़ को समझेंगे और एक्चुअल डेवलपमेंट फिर स्टार्ट करेंगे। चलो तब तक के लिए गुड बाय।